बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के आज के लेक्चर के अंदर हम एडवांस आर्किटेक्चर को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक आर्किटेक्चर को देख लेते हैं कि हमारा सीपीयू किस तरह से काम कर रहा होता है। सीपीयू हमारा जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और इसके अंदर दो मेन कैटेगराइजेशन होती हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। बट यहाँ पर हमारे पास सीपीयू के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड अप हो जाती है, क्लॉक। हम शुरू से जो पढ़ते आते हैं वो दो मेन चीज़ों के ऊपर कैटेगराइजेशन करते हुए हम देख रहे होते हैं। बट यहाँ पर आर्किटेक्चर को जब हम देख रहे होते हैं तो हमारे पास एक क्लॉक भी ऐड अप हो जाती है, जो हमारे पास पूरे के पूरे आर्किटेक्चर या डिज़ाइन के अंदर इन्वॉल्व होती है। एक और चीज़ यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि सीपीयू हमारे पूरी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो क्लॉक पर साइकिल के ऊपर हो रही होती है, सीपीसी के ऊपर। क्लॉक पर साइकिल के ऊपर सारी की सारी हमारी ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। और सेकंड थिंग, जब भी क्लॉक साइकिल चलता है तो 5 स्टेजेस उसके अंदर लाजमी जो है वो परफॉर्म होते हैं। फैचिंग है, जिसके अंदर एग्जीक्यूशन है, डिकोडिंग है, मेमोरी मैनेजमेंट है एंड राइट बैक है। आगे चल के हम फर्दर इसको देखेंगे भी। हमारे पास जब ये मेन एक ओवरव्यू था जो आज के लेक्चर के अंदर हम चीज़ों को कवर करेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर का डिज़ाइन हमारे पास आता है। क्लॉक सिंक्रोनाइजेस सीपीयू ऑपरेशन, जैसा कि हमने बोला कि क्लॉक के ऊपर सारा काम चल रहा है सीपीसी के ऊपर। सीपीयू ऑपरेशंस को चलाने के लिए क्लॉक की ज़रूरत होती है, कंट्रोल यूनिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें सीक्वेंस रखना होता है किस स्टेप को इनपुट किस लिहाज से आई है। हर काम क्लॉक के ऊपर मीन्स टाइम डिपेंडेंट है, हर चीज़ टाइम बाउंड है यहाँ पर। और इनपुट किस वक्त आई थी उसी लिहाज से कंट्रोल यूनिट कंट्रोलिंग कर रहा होता है कि आउटपुट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक हमें शो करवानी है। एएलयू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। एग्जैक्टली जी, नाम से ही बता रहा है अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, दो कम्बिनेशन होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर के। अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहे होते हैं, लॉजिक ऑपरेशन भी हमारे यहाँ पर परफॉर्म हो रहे होते हैं। बेसिक अगर माइक्रो कंप्यूटर के डिज़ाइन की बात की जाए, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास मेमोरी स्टोरेज, यहाँ पर हमारे पास मेमोरी स्टोरेज, हमने भी जब 5 स्टेजेस की बात की, फैचिंग, एग्जीक्यूटिंग, डिकोडिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन को भी देखा जाए तो कंप्यूटर काम क्या कर रहा होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड द लास्ट थिंग इज़ योर स्टोरेज फॉर लेटर यूज़। यहाँ पर भी जब आर्किटेक्चर या कंप्यूटर के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो मेमोरी स्टोरेज यूनिट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फॉर रनिंग प्रोग्राम। डेफिनेटली जब भी कोई चीज़ हमारे पास इनपुट के तौर पर आती है उसको प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, टेम्परेरी मेमोरी के अंदर वो लोड होती है एंड देन हमारे पास आउटपुट के तौर पर एग्जीक्यूट होती है। अ बस इज़ अ ग्रुप ऑफ वायर्स दैट ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। हमारे पास जो सारी की सारी कम्युनिकेशन इनपुट से आउटपुट तक लेके जा रही होती है वो थ्रू बसेज हो रही होती है। जितनी भी वायर्स इंटरकनेक्टेड होती हैं हमारे पास थ्रू इनपुट टू आउटपुट डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइसेस, वो तमाम हमारे पास बस के तौर पर यूज़ हो रही होती हैं। आगे क्लॉक को देखते हैं। सिंक्रोनाइजेज ऑल सीपीयू एंड बस ऑपरेशंस। डेफिनेटली जी, क्लॉक क्या कर रही होती है, जितने भी हमारी बसेज हैं एंड जितने भी सीपीयू के ऑपरेशंस वगैरह सबको आपस में सिंक्रोनाइज, सबको आपस में मिला के चल रही होती है। मशीन साइकिल मैजेस टाइम ऑफ सिंगल ऑपरेशन। सीपीसी के ऊपर मैंने भी स्टार्ट में बता दिया, सीपीसी पे काम होना है तो हर चीज़ को टाइम बाउंड होकर काम करना पड़ेगा। एंड देन क्लॉक इज़ यूज टू ट्रिगर इवेंट्स। क्लॉक का क्या होती है, जैसे जैसे इवेंट परफॉर्म हो रहा होता है क्लॉक जो है अपने अपने ऑपरेशंस को ट्रिगर कर रही होती है। देन बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज़ 1 GHz, दैट क्लॉक साइकिल इज इक्वल टू 1 nanosecond and an instruction could take multiple cycles to complete. For example, multiplying 80 takes 50 cycles. ये हमारे पास बेसिकली क्लॉक साइकिल्स है, जितना टाइम हमारे पास ले रहा होता है जी। देन आगे हम बात करें अपने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल की। जो मैंने 5 स्टेजेस कहा कि जब भी सीपीयू का साइकिल एक चलेगा, क्लॉक पर साइकिल पे काम स्टार्ट होगा तो ये 5 चीज़ें, 5 स्टेप्स जो हैं वो मस्ट परफॉर्म होते हैं, जिसके अंदर फैचिंग है, डिकोडिंग है, फैच ऑपरेट है, एग्जीक्यूशन है एंड स्टोर आउटपुट है। कहीं पर आपको ये 5 स्टेप्स मिलेंगे, कहीं पर राइट बैक का मिलेगा। आगे चल के हमारे पास यही स्टेप्स चेंज होते रहेंगे। बेसिकली टास्क है फैचिंग, एग्जीक्यूटिंग, डिकोडिंग, ये तमाम स्टेप होते जाने हैं, स्टोरिंग होती रहनी है। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन आएगी और कैसे वो एग्जीक्यूट होगी। इंस्ट्रक्शन आई एज अ इनपुट और कैसे वो आउटपुट के तौर पर जाकर एग्जीक्यूट हो रही है, ये तमाम 5 स्टेप्स उसके हैं जी। पाइपलाइनिंग आ जाती है।
मल्टी स्टेज पाइपलाइनिंग क्या है? पाइपलाइनिंग मेक इट्स पॉसिबल फॉर प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन पैरेलल। पैरेलल हमारे पास पाइपलाइनिंग कहती है कि पैरेलल में मल्टीपल जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो एट द सेम टाइम हमारे पास चल रही हो। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट स्टेजेस। एक इंस्ट्रक्शन है उसको हम मल्टीपल स्टेजेस, मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें। याद हो हमारे पास डाटा पार्ट्स के अंदर डिवाइड होकर आउटपुट के प्रोसेसिंग के अंदर जाता है, जिनको हम पैकेट्स का नाम देते हैं कि पैकेट्स के अंदर डाटा हमारा कन्वर्ट होता है एंड देन हमारे पास उसकी प्रोसेसिंग होकर फर्दर ऑन मूव होता है। पाइपलाइन की एग्जीक्यूशन को देखा जाए, हमारे पास पाइपलाइन के अंदर साइकिल्स को काउंट करने के लिए फॉर्मूला है k+n-1। करता क्या है k+n-1? जितने नंबर ऑफ स्टेजेस, के स्टेजेस बता देता है और इंस्ट्रक्शंस को बता देता है कि कितने टाइम हमारा जो है एक पाइपलाइन जो है वो एग्जीक्यूशन कितने साइकिल्स की करवाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं, के स्टेजेस हैं, और हमारे पास रिक्वायर्ड साइकिल्स कितने चाहिए वो तमाम हम इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक पिक्चर के अंदर हमारे पास स्टेजेस गिवन है, साइकिल्स गिवन है। लेट्स सपोज 7 साइकिल्स हैं, स्टेजेस हमारे पास 6 गिवन थे, उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जैसे I1 I2, नेक्स्ट के अंदर I2 I1 एंड नेक्स्ट के अंदर फिर S2 S3 वाले कॉलम के अंदर I2 I1 है। सो हमने अपनी प्रॉब्लम को, अपने एक इनपुट को डिवाइड करके अपने 6 स्टेजेस के अंदर कन्वर्ट करके 7 साइकिल्स में उनको डिफरेंट पैरामीटर्स पास किए हुए हैं। पाइपलाइन की एग्जीक्यूशन हमारे पास हमेशा बफरिंग की ज़रूरत होती है। पाइपलाइनिंग की जब भी बात करेंगे तो हमें बफरिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन पाइपलाइनिंग हमेशा हमारे पास आइडियल सिनेरियो के अंदर जो है हमेशा काम कर रही होती है, इक्वली हमारे पास हर स्टेज पे काम करती है। लेकिन बाज़ औक़ात पॉसिबल नहीं होता कि हम हमेशा पाइपलाइनिंग कर सकें, और फ्लो रेट जो होता है हमारे पास वो हमारे पास इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो वहाँ पर जाकर हमारी एग्जीक्यूशन स्लो होना शुरू हो जाती है। सो सम रीज़न फॉर अनइक्वल वर्क स्टेजेस, डेफिनेटली कि कुछ स्टेजेस के ऊपर काफ़ी लोड आ जाता है और कुछ के ऊपर लोड कम होता है। सो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर मेमोरीज़ वगैरह इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे रजिस्टर्स है, कैशिया मेमोरी। ये कर क्या रही होती हैं? हमारे पास टेम्प्रेरी मेमोरीज़ हैं, ये अपनी एग्जीक्यूशन के लिए टेम्प्रेरीली इन मेमोरीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी इनपुट को स्टोर करवाती हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन करवानी है तो जो रिज़ल्ट उसने कंपाइल करके रखा है तो वो इन टेम्प्रेरी मेमोरीज़ के अंदर जो है लोड करवा कर अपने आउटपुट के ऊपर ले जाने के लिए उसको तैयार करके रखता है। देन हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन हमारे पास होते हैं? ऐड का, मल्टीप्लाई का, एडिशन हमारे पास सिंगल स्टेप में पॉसिबल है, जबकि मल्टीप्लाई में भी टेक सेवरल साइकिल्स। सो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एक साइकिल है, जो हमारे पास ऑपरेंड फैच ऑफ 12 टेक्स 3 साइकिल्स। सो हमारे पास डिफरेंट साइकिल्स आ जाते हैं। ये हमारे पास पाइपलाइनिंग की एग्जांपल गिवन है, किस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन आ रही है, किस तरह उसकी डिकोडिंग हो रही है, फैचिंग हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रही है और राइट बैक। सो हमारे पास ये तमाम के तमाम स्टेप्स हैं कि किस तरह से फैचिंग हो रही है, डिकोडिंग हो गया, ऑपरेंड की फैचिंग हो रही है, देन एग्जीक्यूशन एंड देन राइट बैक किस तरह से आ रहा है। ये हमने तमाम के तमाम को अपने डिवाइड किया हुआ है अपने फेजेस के अंदर, किस तरह से क्लॉक साइकिल जो है वो डिवाइड होकर हमारे पास आउटपुट दे रहे हैं। वेस्टेड साइकिल्स के हैं जी हमारे पास, व्हेन वन ऑफ द स्टेजेस रिक्वायर 2 और मोर क्लॉक साइकिल, तो क्लॉक साइकिल आर अगेन वेस्टेड। हमारा कोशिश ये होता है कम से कम साइकिल्स के अंदर हमारे स्टेजेस जो हैं वो कवर हों। सो अगर S1 को ही हमारे पास 2 से 3 क्लॉक साइकिल चाहिए तो इट्स मीन हमारे पास क्लॉक साइकिल वेस्ट होना शुरू हो गए हैं। बाकी स्टेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, S2 से S6 तक जाने में ज़्यादा क्लॉक साइकिल्स लगेंगे, और दूसरा बाकी स्टेजेस को टाइम जो है वो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। सुपर स्केलर प्रोसेसर है मल्टीपल एग्जीक्यूशन पाइपलाइन। सो इस मकसद को सॉर्ट आउट करने के लिए सुपर स्केलर प्रोसेसर की ज़रूरत पेश आई, जो करते क्या है कि हमारे पास जो सारे के सारे स्टेजेस को इक्वल टाइम शेयरिंग करते हैं और उनको जो है वो इक्वल रिसोर्सेज शेयर करवाते हुए हमारे पास आउटपुट की तरफ लेके जा रहे होते हैं। पेंटियम 3 की बात करें, वहाँ पर हमारे पास 10 हो रहे थे, पेंटियम 4 में 20 to 31। सो नेक्स्ट माइक्रो आर्किटेक्चर के अंदर 14 हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। सो हैज़र्ड्स क्या हैं? 3 टाइप ऑफ हैज़र्ड्स हैं। एक तो रिसोर्स हैज़र्ड्स हैं, नुकसानात जिसको हम बोलते हैं। रिसोर्स हैज़र्ड क्या है कि हमारे पास स्ट्रक्चर, जब हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन सेम रिसोर्स को या दो से ज़्यादा
या हमारे पास एक ही इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन या दो से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जब एक ही रिसोर्स को यूज़ करना शुरू हो जाएंगी, देन वो रिसोर्स हैज़र्ड में चला जाएगा। उसकी वजह से हमारे पास, उसको हम रिसोर्स हैज़र्ड को स्ट्रक्चरल हैज़र्ड भी कहते हैं। कैसे कि वो हमारे पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट कर रही होती है। डाटा हैज़र्ड क्या होता है? डाटा हैज़र्ड के अंदर हमारे पास डाटा डिपेंडेंसीज की बात आ जाती है कि हमारे पास एक डाटा दूसरे डाटा के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। वहाँ पर डिपेंडेंसी ऑन डाटा की वजह से हमारे पास नुकसान आने शुरू हो जाते हैं। देन कंट्रोलिंग हैज़र्ड्स आ जाते हैं। कंट्रोलिंग हैज़र्ड्स के अंदर हमारे पास ब्रांचिंग आ जाती है कि किस तरह से ब्रांचिंग के अंदर कंट्रोलिंग किस तरह से होती है कि हमारे पास नेक्स्ट लेवल्स के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। उससे क्या होता है, इसमें अगेन हमारे पास डिपेंडेंसीज की बात आ जाती है, पाइपलाइनिंग की बात आ जाती है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड चीज़ें होती हैं कंट्रोलिंग के अंदर। देन डाटा हैज़र्ड्स के अंदर हमारे पास जब ये चीज़ें देखें तो ये एग्जांपल हमारे पास गिवन है। हम पहली इंस्ट्रक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं R1 के अंदर R2 को, ठीक हो गया हमारे पास। देन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R3 के अंदर से R1 को, हमारे पास बच क्या रहा है, R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास ये तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म हो रही है। हमने एक डाटा हैज़र्ड्स की मिसाल को देख रहे हैं कि हमारे पास डिपेंडेंसीज किस तरह से हो रही हैं, डाटा के ऊपर डिपेंडेंट होकर हम काम कर रहे हैं। R3 R1 के ऊपर या R1 R3 के ऊपर, R2 R1 के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। फॉलोइंग प्रोवाइड आउटपुट रिजल्ट एज सुन एज पॉसिबल। अब यहाँ पर वही डाटा हैज़र्ड्स की बातें हम करते जा रहे हैं कि हमारे पास ये तमाम डाटा की डिपेंडेंसीज क्रिएट करते जा रहे हैं। अगेन हमारे पास ये एग्जांपल्स चल रही हैं, फ्लो के अंदर बताया जा रहा है कि किस तरह से ये हमारे पास कंट्रोलिंग के अंदर किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास कंट्रोल है BZR1 टारगेट है, ऐड कर रहे हैं R2 R4 0 उसके अंदर करवाना चाह रहे हैं। अब हमारे पास ये मसला क्या आता है कि हमारे पास किस तरह फैचिंग होती है, डिकोडिंग होती है, एंड देन किस तरह से टेम्परेरी मेमोरी जिसको हम रजिस्टर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, और किस तरह से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तक हमारे पास चीज़ें जा रही होती हैं और किस तरह से प्रॉब्लम आ रही होती हैं। कंट्रोल हैज़र्ड्स को देखा जाए ब्रांचेस की बात हमने ऑलरेडी की थी। ब्रांचेस या पाइपलाइनिंग की वजह से इसके अंदर ज़्यादा मसला आ रहा होता है। तो ब्रांचेस अल्टर कंट्रोल फ्लो, रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन इन पाइपलाइनिंग, नीड टू थ्रो अवे सम इंस्ट्रक्शन इन द पाइपलाइन, depends on when we know the branch is taken. Pipeline ways through 3 clock cycles called branch penalty. हमारे पास होता क्या है कि ब्रांचेस होती हैं तो ब्रांचेस हमारे पास ज़्यादा क्लॉक साइकिल अगेन लेना शुरू कर देती हैं। ये देन कंट्रोल हैज़र्ड्स का एक और हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम बिगेस्ट आना शुरू हो जाता है। हम इसका फैक्टर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि रिड्यूस करें ब्रांच पेनल्टी को एंड उसको डिटरमाइन करें कौन सी ब्रांचेस हमारे पास सूटेबल हैं और कौन सी हमारे पास नॉट सूटेबल हैं, ताकि हम उन सब को जो है निकाल सकें, या अगर उनको रखना है तो उनको ऑपरेट किस तरह से करना है। डिलेड ब्रांच एग्जीक्यूशन, इसकी वजह से स्लॉटिंग के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से डिले पूरी की पूरी स्लॉट डिले हो जाती है अपनी ब्रांचेस की वजह से, ब्रांच पेनल्टी की वजह से। वो हमारे पास ये जिस तरह हमारे पास ये राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है कि ब्रांच टारगेट ऐड R2 R3 R4। अब R4 क्या है, R4 को वेट करना पड़ेगा, ऐड हो जाएगा R2 R3, ये तो ऑपरेशन पर फर्स्टली परफॉर्म हो गया। देन R4 के अंदर अब डिले आना शुरू हो जाएगा, एडिशन करना है, जो भी ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना है। हमारे पास ब्रांच प्रेडिक्शन के लिए 3 जो स्टेजेस हमने फिक्स किए होते हैं, 3 प्रेडिक्शन स्टेजेस इनको बोला जाता है। एक फिक्स्ड होता है, एक हमारे पास स्टैटिक है और एक डायनामिक है। फिक्स्ड क्या है जी, कि प्रेडिक्शन को फिक्स कर दो कि ब्रांच हमारे पास कभी होगी नहीं या इसके अंदर लूपिंग होगी नहीं, एक ही चीज़ आएगी वो फिक्स होगी और इसी तरह चलेगी। स्टैटिक के अंदर क्या होगा कि हमारे पास कंडीशनल ब्रांच आ जाएगी या लूपिंग हमेशा उसके अंदर होगी। और डायनामिक क्या होगा कि वो हमेशा हमारे पास, जैसे हमारे पास डायनामिक ऑलरेडी काम करती है कि रन टाइम के ऊपर काम करना शुरू कर देगी। स्टैटिक प्रेडिक्शन की ये पूरे का पूरा एक एग्जांपल है जी हमारे पास डायनामिक ब्रांच हिस्ट्री के अंदर यूजिंग, क्योंकि हमने कहा रन टाइम हिस्ट्री को देखना है। रन टाइम हिस्ट्री को देखेगा, सिंपल स्ट्रैटेजीज के ऊपर चला जाएगा और हमारे पास डिपेंडिंग करेगा कि किस तरह की मिक्सिंग लेकर हमारे पास 90% तक प्रेडिक्शन को एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेगा। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ब्रांच प्रेडिक्शन के इम्पैक्ट ऑफ पास्ट एंड ब्रांचेज ऑन प्रेडिक्शन एक्यूरेसी। किस तरह से हमने कंपाइलर से डाटा लिया, किस तरह कितने नंबर ऑफ
स्टेजेस से पास किया उसको, और बिज़नेस और किस तरह से हमने उसकी मिक्सिंग करके डिफरेंट की, आपस में उसका रिज़ल्ट लेने की कोशिश की। सो ब्रांच प्रेडिक्शन की हमारे पास ये एक रियल टाइम एक हमने उसकी ग्राफ को रखा कि किस तरह से फॉरवर्डिंग जस्ट जा रहा था। प्रेडिक्ट नो ब्रांच थी, देन हम 1 तक गए 0 से। सो वहाँ पर सिर्फ ये फॉरवर्डिंग है, बैकवर्डिंग को नहीं हम देख रहे, इसके अंदर यूनिडायरेक्शनल हमारे पास मूवमेंट हो रही है। सो इस तरह से हम देख रहे क्या है कि हमारे पास ब्रांचेस प्रेडिक्ट किस तरह से हो रही हैं। 1 से हम डायरेक्टली 10 की तरफ आ रहे हैं, 1 से 11 की तरफ जा रहे हैं, मीन्स हमारे पास 0 की तरफ से एक ही डायरेक्शन में, या 0 इटसेल्फ कॉलिंग चल रहा था, मीन लूप क्रिएट कर रहा था। ब्रांचिंग के अंदर हमने यही बात की, या लूपिंग आ जाएगी या पाइपलाइनिंग आ जाएगी। तो ये जो है हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि 0 के अंदर इटसेल्फ ब्रांचिंग इटसेल्फ कॉलिंग कर रहा है, तो लूप क्रिएट कर रहा है, तो ब्रांच तो नहीं बन रही, नो ब्रांचिंग है, बट आगे 1 की तरफ ब्रांच लेकर जा रहा है। 1 है, 10 तक नो ब्रांच है, लेकिन 11 तक जाते हुए हमारे पास ब्रांच क्रिएट कर रहा है। सो 11 इटसेल्फ जो कॉलिंग कर रहा है वो ब्रांचिंग क्रिएट कर रहा है। सो हमारे पास इस तरह से ये जो है ब्रांच प्रेडिक्शन के अंदर किस तरह से ब्रांचिंग और कहाँ पर ब्रांच नहीं बनानी, वो तमाम काम हो रहा होता है। होप सो यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।